हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो है सीक्वेंसेस दो की एपी जीपी एचपी और सम ऑफ सीरीज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस। तो डिटेल में इन डेप्थ हम सब यूनिट वाइज एनालिसिस करेंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और कौन से इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस आपको ध्यान रखने चाहिए जेईई मेन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने डिस्कशन किया है, उससे आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी ही होगी। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इस टाइप की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप उस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी की वीडियोस भी वहां पे बाकी चैप्टर्स के आप देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है, मतलब ये जो वीडियो है, जो भी स्लाइड्स यूज करेंगे उसकी पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप जरूर डाउनलोड करिएगा और लास्ट में उस पीडीएफ से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं फटाफट। तो ये है इस वीडियो का मोटिव। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा यूट्यूब चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस। तो चलिए कुछ देरी करे बिना अब डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को हम क्रैक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं सीक्वेंसेस और सम ऑफ सीरीज का ओवरऑल एनालिसिस। तो टोटल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 86 प्लस 62। तो 86 क्वेश्चन आए हैं सीक्वेंसेस में से, एपी जीपी एचपी इसके बेस्ड क्वेश्चंस, और सम ऑफ सीरीज के 62 क्वेश्चंस आए हैं। तो टोटल मिला के 148 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 87 पेपर्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन 2013 से लेकर के 21 के बीच में। जेईई मेन 21 की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 31 क्वेश्चन आए हैं 26 पेपर्स में से। 15 क्वेश्चन सीक्वेंसेस एपी जीपी एचपी में से आए थे, 16 क्वेश्चन सम ऑफ सीरीज में से पूछे गए हैं। तो ये है यहाँ पे इसका ब्रेकअप। तो उसके हिसाब से अगर आप इसको और ब्रेकअप करेंगे शिफ्ट वाइज, तो फरवरी में यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, 4 और 2, इसमें से 3 और 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। मार्च में, जुलाई में 3 और 3, और इसमें से 5 और 6 11 क्वेश्चन इन 7 पेपर्स। इन जनरली मैंने ऑब्जर्व किया कि 2020 तक तो क्या रहता था, सीक्वेंसेस का एपी जीपी एचपी का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता था, सम ऑफ सीरीज के 50% चांस रहते थे क्वेश्चन आने के, आ भी सकता था नहीं भी आ सकता है। अब रिसेंट 2021 में ही ये चेंज हुआ कि सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन तो 50% चांस है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे 2 में से 6 में से 5, 7 में से 3, तो आएगा या नहीं आएगा, इट कुड बी इट कुड नॉट बी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एपीजीपी एचपी के क्वेश्चन भी रिड्यूस किए हैं रिसेंट ईयर में। पुराने टाइम से देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल नंबर ही है, 80 में 160 उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन रिसेंटली ऐसा वो ऑब्जर्व किया गया है। तो सम ऑफ सीरीज और सीक्वेंस सीरीज में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, लेकिन एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं, ओवरऑल एनालाइज करते हैं यहाँ पे इन डेप्थ, टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आए। तो अगर आप 148 क्वेश्चंस का ब्रेकअप करेंगे तो 62 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सम ऑफ सीरीज में से आए हैं, 16 क्वेश्चन, और ये 46 क्वेश्चन अप टिल 2020। तो 42% ऑफ क्वेश्चन सम ऑफ सीरीज के ही हैं। आगे मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, उसमें से हर फॉर्म में से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए जेईई मेन की प्रिपरेशन करने के लिए। उसका एक फटाफट हम एक रिविजन भी देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट जो टाइप है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 42% के बाद में सबसे ज्यादा वेटेज इसका ही अराउंड 26% 148 में से इसी में से आए। इसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप्स या फॉर्म्स होती हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट करती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी भी फॉर्म्स और इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली। एपीजीपी के मिक्स्ड क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, 10% क्वेश्चन वहां पे वो है। नेक्स्ट है एएमजीएम। तो एएमजीएम बेस्ड इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या नंबर्स के बीच में एएमजीएम बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वैसे क्वेश्चन अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा होते हैं मिसलेनियस टाइप, वो 3-4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें सम ऑफ स्क्वायर करके या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जनरली वो लीव करने के लिए होते हैं। बट बाकी जो पार्ट है बहुत सिंपल और इजी पोर्शन ही होता है, 1 बाय 1 करके देखेंगे उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है और थॉट प्रोसेस क्या है जेईई मेन एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी ईजी टॉपिक है, वो आपको मिस करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट आपका वो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर में से, या एक से ज्यादा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आपका सही होगा एग्जाम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सम ऑफ सीरीज के कॉन्सेप्ट से। सम ऑफ सीरीज से टोटल 62 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में।
हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ सीरीज में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें क्या कॉन्सेप्ट या थॉट प्रोसेस जो आपको ध्यान रखना चाहिए जेईई मेन के हिसाब से। तो वन बाय वन करके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। तो अराउंड डायरेक्ट क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। स्टैंडर्ड फॉर्मूले 3 है सम ऑफ सीरीज में जो आपको ध्यान रखने हैं। दैट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर which is nothing but n plus 1 by 2, sum of square of n natural number 1 square 2 square 3 square up till n square का sum that is n plus 1 2n plus 1 by 6 और लास्ट है यहाँ पे that is sum of cube of n natural number n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप सम ऑफ सीरीज के करते हैं इवेंचुअली आप जनरल टर्म लिखते हैं, उसके बाद में यही फॉर्मूले अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ध्यान रखिए ये स्टार्टिंग 1 से है, 1 से अगर n तक है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर सपोज स्टार्टिंग जो है 2 से लेकर के n होता या 3 से लेकर के n होता तो उसके केस में आप क्या करते 1 से n का फॉर्मूला लगाते और जो स्टार्टिंग की टर्म्स एक्स्ट्रा है जो इंक्लूडेड नहीं है उसको फिर आप सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेते। और इसमें एग्जाम में एक तरह से और लिखता है सम ऑफ सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n देने की बजाय वो n-1 भी दे सकता है। तो उसके केस में फॉर्मूले में यहाँ पे सिंपल माइनस आता है, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ माइनस साइन आता है, वो आप निकाल भी सकते हैं। सिंपली n की जगह n-1 पुट करेंगे तो यही फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। दैट इज सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर या उसका क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। इसका अब एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का, देखो कैसे क्वेश्चन आया। डायरेक्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का। इसमें पहले हम ये सम इवेल्युएट करेंगे k नेचुरल नंबर का सम, दैट इज k plus 1 by 2, फिर 1 by 2 बाहर आ जाएगा और उसके बाद में यहाँ जनरेट होगा k स्क्वायर और k। तो इस तरह से जो k स्क्वायर और k है उसकी सीरीज के सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। इस तरह से हो सकता है क्यूब होता तो क्यूब को भी सेपरेट कर लेते। ध्यान रखेंगे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा हम बाहर लिख लेते हैं, बाकी हम ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आएगा k plus 1 2k plus 1 by 6, k की वैल्यू 20 है क्योंकि 1 से 20 तक का सम है और यहाँ आएगा 20 plus 1 by 2। बस यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है एक सिंपल सा कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है, जिससे एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिए n plus 1 by 2 वाला जो एक्सप्रेशन है जनरली वो हमेशा क्या आएगा, कॉमन ही आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे n plus 1 तो दिख रहा है और अगर इस 6 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 multiplied by 3 तो उसमें से मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। तो n plus 1 by 2 जनरली क्या है, कॉमन बाहर आ जाता है और उसको कॉमन लेके ही हमेशा सॉल्व करना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद में तो क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमने एक बार फॉर्मूला लगाया सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का, फिर से फॉर्मूला लगाया। तो समेशन के अंदर भी समेशन यहाँ पे आ सकता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। इवेंचुअली आपको जनरल टर्म अगर दी हुई है जैसा यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सम ऑफ सीरीज में फ्रेम किए जाते हैं उसमें यूज तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले का ही करते हैं, लेकिन उसमें जनरल टर्म दी हुई नहीं होती, पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं। ऐसे अराउंड 15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जनरल टर्म निकालने की जो सबसे कॉमन 2-3 टाइप है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन टाइप के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें सम ऑफ सीरीज ऑफ टर्म्स दी हुई होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। जो भी सम ऑफ सीरीज दी हुई होती है उस हर टर्म में नोटिस करिए पैटर्न क्या है, क्या चेंज हो रहा है। तो इसमें एक से ज्यादा सीरीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे सम ऑफ सीरीज को देखेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सब में 1-1 तो आपको कॉमन दिख ही रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 6 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक सीरीज हमारी ये जनरेट हो रही है तो इसकी जनरल टर्म हम अलग से लिखेंगे। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिख रहा है दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 5। तो उसका जनरल टर्म का पार्ट हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 सीरीज है इसमें, दैट इज 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, दैट इज योर फर्स्ट सीरीज। और सेकंड सीरीज है आपकी दैट इज 1, 3, 5, दिस इज योर सेकंड सीरीज। उसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज की जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरली क्या होता है जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स होती हैं और जिसमें पैटर्न बनता है, सीरीज बनती है, वो मल्टीप्लीकेशन की टर्म्स क्या होती हैं, जनरली एपी में ही होती हैं। जैसे आप देखिए
135 ये सब क्या है एपी में ही है, तो इसकी हम जनरल टर्म यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर हमें इसकी जनरल टर्म लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, एपी की जैसे जनरल टर्म लिखते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी या आर माइनस वन इंटू डी, जैसे भी आप लिखना चाहें। कॉमन डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2n प्लस वन। आप देख के भी डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि ऑड नंबर लिखा हुआ, ऑड नंबर 2n प्लस वन ही हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, तो जनरल टर्म जब यहाँ पे लिखेंगे तो आपको 2, 4, 6 इससे लिखनी है जनरल टर्म। तो ये 2, 4, 6 क्या खुद फॉर्म कर रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो आएगा 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2 है। लेकिन ध्यान रखिए अब इसकी जनरल टर्म में क्या है, हर टर्म का स्क्वायर है, तो ये भी जो जनरल टर्म आएगी इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ऐसे आप जनरल टर्म लिखते हैं। फिर आप यहाँ पे जो समेशन लिख सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म है तो n की वैल्यू 1 पुट करके देखिए दोनों में, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर आएगा और यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3, यहाँ पे यही वैल्यू आएगी दैट इज 3। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक करी है, 2n माइनस वन यहाँ पे आएगा, 2n प्लस वन नहीं आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ से लेकर के आगे के समेशन की सीरीज की हमने जनरल टर्म लिख ली है। तो जनरल टर्म हमारी हो गई है दैट इज यहाँ से आएगा दैट इज 1 माइनस 2n का स्क्वायर, क्योंकि ये 2n का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और इस 135 से सीरीज का सम आएगा 2n माइनस वन, ये उसकी जनरल टर्म है। तो यहाँ पे इस तरह से हम जनरल टर्म जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब ये जनरल टर्म आ गई, अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, सिग्मा का एक्सप्रेशन निकाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये जो आगे 1 लिखा हुआ है उसको इवेंचुअली आपको उसमें ऐड करना है। तो अब आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी होती है, तो आप देख सकते हैं 135 एपी के हिसाब से लास्ट टर्म 19 है, तो एपी के हिसाब से अगर लास्ट टर्म 19 है, 19 इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो दैट इज जनरल टर्म को 19 से इक्वेट कर देंगे तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गई 10 और n की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से। तो आप यहाँ पे इसमें समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ जनरेट करेंगे n स्क्वायर, n क्यूब और n की टर्म्स, और वो जो जनरेट होंगी वहां पे उसमें डायरेक्टली आप समेशन के जो फॉर्मूले मैंने अभी बताए थे वो अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, और जनरल टर्म में हमेशा नोटिस करना है एक से ज्यादा सीरीज का प्रोडक्ट हो सकता है। जनरली प्रोडक्ट सीरीज बनाई जाती है, काफी कॉमन है, और उसमें जो सीरीज होती है उसमें एपी की टर्म होती है या एपी की टर्म का स्क्वायर होता है। वैसे आप उनके nth टर्म लिख के, जनरल टर्म लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी कांस्टेंट टर्म का समेशन जनरेट होगा यहाँ पे दैट इज एनी कांस्टेंट के, और उसके साथ में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर सपोज 1 से लेकर के 10 है तो ये k जो है 10 टाइम्स ऐड होगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे एक क्वेश्चन, जनरल टर्म लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं जेईई मेन 2019 का। तो यहाँ पे ये 3 सीरीज इन्वॉल्व है। पहली सीरीज आपको दिख रही है यहाँ पे, देखिए 3, 5, 7, हर टर्म में नोटिस करिए पैटर्न एक ही तरह से दिया होता है, दिस इज द सीरीज। तो इसकी जनरल टर्म अगर हम लिखेंगे तो आएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है 2 के बराबर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2n प्लस वन, ये आ गई इसकी जनरल टर्म। सेकंड पार्ट की अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो सेकंड पार्ट की अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहेंगे तो उसमें क्या है, फर्स्ट टर्म में 1 का क्यूब है, सेकंड टर्म में 2 के क्यूब का सम है, थर्ड में 3 के क्यूब का सम है। तो अगर इसकी nth टर्म लिखेंगे जनरल टर्म तो उसमें क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर के n क्यूब का सम, तो ये हो जाएगी इसकी जनरल टर्म। सेकंड जो सीरीज मुझे यहाँ पे दिख रही, तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो आएगी n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी इसकी जनरल टर्म। और डिनोमिनेटर में देखेंगे एक और सीरीज यहाँ पे हमें दिख रही है, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे जनरल टर्म, तो इसमें यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का सम। थर्ड टर्म में 3 तक का है तो nth टर्म में n का स्क्वायर का सम आएगा, तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो आएगी n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस 1/6। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन दिस, तो 2n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, सॉरी n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर अपॉन में आएगी ये वाली वैल्यू। तो ये हो गई हमारी जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। इस तरह से आप इसकी जनरल टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद में इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे कैंसिलिंग आउट करेंगे तो आपको दिख रहा है 2n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n प्लस वन का स्क्वायर है तो n इंटू n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 6 ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगी 3/2 n इंटू n प्लस वन। तो यहाँ पे n स्क्वायर और n का आएगा सम, और उसमें फिर आप सिग्मा का एक्सप्रेशन लिख लेंगे।
अब इस क्वेश्चन में तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स मैंने मेंशन नहीं करी, लेकिन क्वेश्चन में लिखी हुई थी, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। फिर सिग्मा कहां से लेकर के कहां तक, n की वैल्यू 1 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आपको सम करना है। तो ये हो गया ऐसे क्वेश्चन जिसमें जनरल टर्म पहले निकालते हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके हम सम ऑफ सीरीज को करते हैं इवेल्युएट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या होता है। नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल सीरीज। रेसिप्रोकल सीरीज के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी पहले जनरल टर्म में लिखनी होती है। जैसे देखिए JEE 21 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप नोटिस करिए पैटर्न जो बन रहा है वो देखिए 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 201 का स्क्वायर है। तो ये हम लिखेंगे जनरल टर्म उसके हिसाब से 357 के हिसाब से। तो 357 के हिसाब से अगर आप इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो ये KP बन रही है, उसी का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी जनरल टर्म आएगी 3 + n - 1 × d। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2n + 1। तो मुझे इसकी जनरल टर्म दिख रही है 2n + 1 का होल स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा -1, ऊपर तो 1 ही है तो यहाँ पे ये आएगा 2n + 1 लिखो या 2r + 1 लिखो। नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी पड़ेगी, ये जो 2n + 1 है इसकी वैल्यू को 201 से इक्वेट करके, तो उससे n की वैल्यू आ जाएगी, उतनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, तो वो आप वैल्यू निकालेंगे तो 100 आएगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये रेसिप्रोकल सीरीज है। रेसिप्रोकल सीरीज का मतलब क्या होता है, जो सिंपल सीरीज होती है उसमें सिग्मा n² n³ और n आता है न्यूमरेटर में, इसमें नीचे कोई एक्सप्रेशन आता है। तो जब भी रेसिप्रोकल सीरीज बनती है तो जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आता है उसके आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फैक्टर्स जनरेट करते हैं। हमेशा 2 फैक्टर्स आपको जनरेट करने होते हैं, 2 से ज्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं। जनरली 2 फैक्टर्स का क्वेश्चन आता है, 2 फैक्टर हम यहाँ जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है a² और यहाँ पे 1² है, तो इट इज b²। आप ऐसे भी कर सकते हैं या a + b का होल स्क्वायर बना लीजिए, फिर कैंसिल आउट करके 2 फैक्टर जनरेट कर सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर आएंगे 2r + 2 और 2r, ये 2 फैक्टर हम जनरेट करते हैं। फिर वो जो 2 फैक्टर जनरेट करते हैं उन फैक्टर्स का जो डिफरेंस होता है वो आप जनरेट करते हैं इन न्यूमरेटर। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो इनका डिफरेंस जनरली क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। आप जैसे यहाँ नोटिस भी कर सकते हैं 2r कैंसिल हो जाएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस सिर्फ 2 ही आएगा। ये आप ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए और इसमें से भी, तो 4 बार आ जाएगा और r × r + 1 आ जाएगा। इन फैक्टर्स का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यही जो डिफरेंस होता है ये हम जनरेट करते हैं न्यूमरेटर में। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज r + 1 - r। हो सकता था ये r + 2 - r भी हो सकता था, जो भी डिफरेंस आता है वो न्यूमरेटर में लिखना होता है। न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं r + 1 - r। इस तरह से हम ये डिफरेंस जनरेट करते हैं न्यूमरेटर में। फिर यहाँ पे r + 1 / r + 1 अलग कर लेते हैं 1/r, और r / r + 1 अलग कर लेते हैं 1/r + 1। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल सीरीज में क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर जनरेट करते हैं। इन जनरल उन दोनों फैक्टर का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट टर्म ही होता है, तो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो न्यूमरेटर में जनरेट करते हैं, उसको डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर्स लिखते हैं। फिर आप दोनों टर्म्स को जब सेपरेट करेंगे तो पहले टर्म में एक फैक्टर कैंसिल होगा, दूसरे में दूसरा फैक्टर, इस तरह से आपका समेशन जनरेट होगा। फिर अगर आप r की वैल्यूज पुट करके स्टार्ट करना चेक करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ कुछ ही टर्म्स बचेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म आएगी 1 - 1/2। r की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आएगी 1/2 - 1/3। तो इस तरह से टर्म्स जनरेट होंगे। r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज 1/3 - 1/4। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे, देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी और r = 100 के लिए जो वैल्यू आएगी उसमें क्या आएगा 1/100 - 1/101। तो आप देखेंगे ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली यहाँ से, तो ये वाली जो टर्म है इसकी जो जस्ट पहले वाली टर्म होगी उससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 1/101 बचेगा। तो ये सम आएगा 1 - 1/101। तो इस तरह से हम सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये होता है रेसिप्रोकल सीरीज, डिफरेंस ऑफ 2 फैक्टर। हो सकता है नीचे 3 भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है r + 1 r + 2। ऐसे भी हो सकता है डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर आ जाए। 3 फैक्टर आ जाएंगे तो उसके केस में क्या करेंगे आप, थर्ड फैक्टर और फर्स्ट फैक्टर का जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, r + 2 - r, तो ये चीज लिखेंगे। फिर टर्म्स को सेपरेट करके करेंगे सॉल्व, तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे, और नीचे आएगा r + 1 r + 2, और सेपरेट करेंगे 2 पार्ट्स में और करेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो उसके केस में क्या होगा, अब इसका डिफरेंस 2 आ रहा है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 1, तो जो भी डिफरेंस आएगा अगर 2 आ रहा है तो आप क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इवेंचुअली न्यूमरेटर में 1 ही आना चाहिए।
फिर आप ये टर्म सेपरेट करेंगे, ये टर्म सेपरेट करेंगे, आर की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे टर्म्स दिखेंगी कैंसिल होते हुए, उस तरह से आप उसका समेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट सीरीज दैट इज द रेसिप्रोकल सीरीज। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज पे कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं 2021 में ही, क्योंकि डिफरेंस सीरीज पूछी गई थी। यहाँ पे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज पहले हमें करनी पड़ेगी। तो लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले मैं आपको बता देता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, लॉग ए बी और पावर में अगर सी होता है तो प्रॉपर्टी होती है सी आगे आ जाता है, लॉग ए बी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे, इसको बी और इसको ए कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इस तरह से करूंगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है बेस है बी और आर्ग्यूमेंट है, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाती है सी, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं अगर आर्ग्यूमेंट की पावर सी है। सेम तरह से लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस की पावर सी है और आर्ग्यूमेंट की कोई पावर नहीं है और इसको अगर आपको आगे लेके आना है, तो जैसे इसमें तो डायरेक्ट ही आगे आ जाता है, सी पूरा का पूरा आपका आगे आ जाएगा, ये पावर प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट के नहीं है पावर, बेस की पावर है, तो इस सी को अगर हम आगे लेके आते हैं तो ये वैल्यू आती है 1/c। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे देखिए हाफ, 1/3, 1/6, 1/11। तो इसको अगर हम यहाँ पे आगे लेके आएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, दैट इज 2। ये 1/1/3 दैट इज 3, फिर 6, 11, 18, 27 ये आ जाएगा। और अब आपको यहाँ दिखेगा जो log ax है हर टर्म में कॉमन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं log को लेके। ऐसे 3-4 क्वेश्चन 2021 में बनाए गए हैं जिसमें log की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में सम ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, और ये सीरीज हमारी जनरेट हो जाएगी। अब हम इस सीरीज पे फोकस करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये डिफरेंस सीरीज कैसे बन रही है। तो डिफरेंस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सम ऑफ टर्म्स आपको दिया हुआ होता है, लेकिन सम ऑफ टर्म्स में ऐसा होता है ना तो वो खुद एपी होती है ना वो जीपी होती है। जनरली हम यही पहले चेक करते हैं। अगर एपी जीपी नहीं बन रही है तो आप डिफरेंस चेक करिए एपी या जीपी में होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 1, 6 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 3। तो ध्यान रखेंगे डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स, 6 और 11 का डिफरेंस आएगा 5, 11 और 18 का डिफरेंस आएगा 7, 18 और 27 का 9। तो अब ये जो डिफरेंस है 1, 3, 5, 7, 9, दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है। दो तरह की डिफरेंस सीरीज जनरेट करी जाती है। तो इस डिफरेंस सीरीज के केस में हम जनरल टर्म कैसे जनरेट करते हैं, अब हम पहले वही देख लेते हैं। तो जनरल टर्म जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज को मैं एस मान लेता हूं और इसी के हिसाब से मैं जनरल टर्म लिखूंगा। जनरल टर्म का मतलब है दैट इज द टीआरएथ टर्म, दैट इज द आरएथ टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो हम कैसे लिखते हैं, ये जो सीरीज है इसमें हमारा थॉट प्रोसेस ये होता है कि हमें डिफरेंस जनरेट करना होता है। तो ये जो एस की वैल्यू है मैं वापस लिखता हूँ, रीराइट करता हूँ 0 ऐड करके, 0, 2, 3, 6, 11 इस तरह से। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे ये जो डिफरेंस है जनरेट करूंगा 3 और 2 का, 6 और 3 का, 11 और 6 का, 18 और 11 का, क्योंकि मेरा आइडिया ये कि ये डिफरेंस मुझे जनरेट करना है। डिफरेंस कैसे आएगा, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का। तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखने के लिए मैंने 0 ऐड करके लिखा ताकि जो फर्स्ट टर्म थी वो सेकंड हो जाएगी। अब इसका यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ताकि फिर ये एपी जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अगर एपी होगी तो एपी, जीपी होगी तो जीपी। तो यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, इन दोनों टर्म्स का लेंगे डिफरेंस। दिस इज द थॉट प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस सीरीज। तो यहाँ पे आप इनका डिफरेंस लेंगे तो मतलब आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस करेंगे तो s माइनस s 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 ये आएगा, और tr माइनस 1 यहाँ आएगा, और लास्ट में माइनस tr यहाँ जनरेट हो जाएगा। तो अब आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज नथिंग बट एन एपी। तो ये वही एपी है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि जो डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी जनरेट कर रही है। अब इसमें एपी में नंबर ऑफ टर्म्स r-1 होंगी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड से लेकर के rth टर्म की बात हो रही है, तो r-1 टर्म्स हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे एपी के सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे एपी के सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। अब n की जगह ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स r-1 है, तो यहाँ पे r-1 टर्म्स का सम हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको tr मिल जाएगा। tr क्यों मिलेगा, क्योंकि राइट साइड में जो माइनस tr जनरेट होगा जब आप सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला जो tr है ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट में 0 है, उसको यहाँ ले जाएंगे। तो इस तरह से जनरल टर्म या rth टर्म हम जनरेट कर सकते हैं डिफरेंस सीरीज की। तो ये वैल्यू 2 + r-1 का स्क्वायर आ जाएगा,
फिर अगर आपको सम निकालना है तो सिग्मा आप इसी में करेंगे 2 प्लस आर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर स्क्वायर और आर के समेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसके बाद में आप इसको आसानी से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी दैट इज डिफरेंस सीरीज, दैट इज द नेक्स्ट सीरीज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज। इस पे टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एजीपी सीरीज देखिए होती क्या है। एजीपी सीरीज ऐसे होती है, यहाँ पे जब मेरे को एपी नहीं मिलती है, जीपी नहीं मिलती है, फिर वहां पे मैं डिफरेंस सीरीज चेक करता हूं वो नहीं मिलती है, जनरल टर्म वाली सीरीज नहीं मिलती है जिसमें जनरल टर्म लिखता हूं, उसके बाद में एजीपी का नंबर आता है जनरली। तो एजीपी में क्या होती है, सीरीज का समेशन इस तरह से होता है कि इसमें पार्ट ऑफ द सीरीज तो है एपी में होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ये तो एपी सीरीज फॉर्म कर रहा है। और जो पार्ट है जो रिमेनिंग है आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, और यहाँ पे देखेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 आप लिख सकते हैं। तो 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक जीपी फॉर्म कर रहा है। इस तरह से अगर टर्म्स का एडिशन इसको बोलते हैं एजीपी। इसमें क्वाइट कॉमन क्वेश्चन है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, तो जो 2021 में काफी बार पूछा गया है, 2021 में। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, a/1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला वही है जो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का होता है। इसके अलावा एक टर्म है dr/1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट याद करने में मिस्टेक ये करते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर कर लेते हैं। 1 माइनस आर स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर यहाँ पे है और ऊपर है dr, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अब अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी फॉर्मूले को अप्लाई करने में भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपको गलती नहीं करनी है। जेईई 2021 का ही क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो आपको दिख जाएगा ऐसी वाली सीरीज में, देखिए 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3, 4, 3, 5, तो ये बन रहा है जीपी 2, 7, 12, 17, 22। तो देखिए डिफरेंस 5, 5, 5, 5, 5, तो ये यहाँ पे बन रहा है एपी। तो मैं आपको बताता हूं कि ये तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं। हो सकता है इनफाइनाइट टर्म्स नहीं हो, फाइनाइट टर्म्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके केस में फॉर्मूला याद नहीं रखते, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके केस में कैसे सॉल्व करना होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें सिर्फ एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी इनफाइनाइट एजीपी बन रही है उसमें फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन रेशियो नहीं आना चाहिए, उसमें जीपी वाला जो पार्ट है वो 1 आना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यहाँ पे ये दिख रही है एजीपी, लेकिन इसमें देखेंगे तो 1/3 जो है आर वाला पार्ट मेरे को यहाँ दिख रहा है, क्योंकि कॉमन रेशियो 1/3 है, वो पार्ट फर्स्ट टर्म में आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप इस पूरे पार्ट में से 1/3 कॉमन लेंगे, इसको आप सीरीज को ऐसे लिखेंगे। अब ये जो है हमारी इनफाइनाइट एजीपी है, इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए की वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है और आर की वैल्यू 1/3 है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे a/1 माइनस आर, dr/1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये इस सीरीज का सम है, उससे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका सम मिलेगा। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो वो 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आंसर गलत आ जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो वाला जो पार्ट है नहीं है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 27/4 आ जाएगा। सम का आंसर आ जाएगा 1 + 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 27/4, जिसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस एजीपी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि फाइनाइट सम के भी क्वेश्चन आए हैं, 7 में से 2 क्वेश्चन फाइनाइट सम के आए हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है एजीपी में, और जो 5 क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट सम के ऊपर पूछे गए हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो उसका मेथड होता है, ये जो समेशन ऑफ सीरीज है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन रेशियो से बोथ द साइड्स। कॉमन रेशियो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/3, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, और इसमें भी इसको सीरीज को ऐसे लिखेंगे 0 ऐड करके, जैसे हमने डिफरेंस सीरीज में किया था। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस जो है टर्म्स का क्या है एपी में है, तो हम वो डिफरेंस ही जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो हम करते किस तरह से हैं, आर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स। तो ये 1/3, 2/3, 7/3 क्यूब ऐसे आ जाएगा, फिर 0 ऐड करके उसको लिखते हैं, मतलब उसको सिरका देते हैं एक साइड में। ऐसा करने से क्या होता है, हम यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसका डिफरेंस जनरेट करते हैं। जैसे इसका डिफरेंस इसके साथ, इसका इसके साथ, क्योंकि 3 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और लेफ्ट में आ जाएगा 2s/3 इनका डिफरेंस। तो यहाँ पे 1 - 0 आ जाएगा 0, इसका डिफरेंस आ जाएगा 1/3, इसका डिफरेंस आएगा 5/3 स्क्वायर, 5/3 क्यूब, 5/3 4, 5/3 raised to power 5।
तो एक आगे करने से हमारा ये फायदा हुआ कि जो ऊपर एपी वाला जो डिफरेंस है वो सेम आ जाएगा 5, जिसको अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। या हमें दिख रहा है कि ये ऊपर वाला पार्ट कॉमन है, तो ये जो रिमेनिंग टर्म्स है दे आर फॉर्मिंग नथिंग बट एन इनफाइनाइट जीपी, जिसका फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो 2s/3 आएगा 4/3। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए हमारा 5/3 स्क्वायर है, 1 माइनस आर है 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं s की वैल्यू। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होती हैं तो उसके केस में क्या होगा, ये इनफाइनाइट जीपी नहीं बनेगी। अगर 10 टर्म्स है तो 10 की बन जाएगी, 20 है तो 20 की बन जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स का आपको ध्यान रखना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आएंगे, उतने नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से आप जीपी का फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे और ऐड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे भी दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, वो वहां पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हो गई है, दैट इज एजीपी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज टाइप है, दैट इज सीरीज इन्वॉल्विंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सीरीज इन्वॉल्व करके 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसको इन्वॉल्व करके इंटीग्रेशन पे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप के बनाए जा सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। यहाँ पे 2019 का ये क्वेश्चन है, हमें ये सम ऑफ सीरीज निकालनी है। सबसे पहले आप जनरल टर्म देख सकते हैं, -1/3, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 99 है। तो आप ये लिख सकते हैं इसको n/100 या r/100, जिसमें r की वैल्यू 0 से 99 तक वेरी कर रही है। इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया। अब ध्यान रखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे भी बनाया जा सकता है, इंटीग्रेशन 0 से 99, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यही वैल्यू यहाँ पे लिख सकता है। दोनों के केस में सेम ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, भले ही समेशन ऑफ सीरीज हो या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो। दोनों के केस में क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन है उसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है लोअर और अपर लिमिट के बीच में। यहाँ पे जो भी लोअर और अपर लिमिट मेंशन्ड है आर की। अब इसके केस में सिंपल है, आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी -1/3, और जैसे से आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है। तो 99 पे मिलेगी इसकी मिनिमम वैल्यू। अब इन दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड करना होता है कि क्या इंटीजर्स लाई करेंगे इनके बीच में। तो आप नोटिस कर सकते हैं -1/3 इज -0.333, और ये -0.33 में 0.99 आप ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये -1.32 ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा। तो मुझे दिख रहा है इन दोनों के बीच में सिर्फ एक इंटीजर लाई कर रहा है। वो इंटीजर आपको हमेशा फाइंड करने होते हैं, वो इंटीजर की वैल्यू है -1। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो अंदर का जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको उन इंटीजर या इंटीजर से इक्वेट करके आर की वैल्यू आप इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू -1 आ रही है तो -1 से इक्वेट करेंगे। हो सकता है यहाँ 2 इंटीजर आते तो 2 इंटीजर से इक्वेट करके आप आर की वैल्यू इवेल्युएट करते। फिर यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 200/3, तो ये वैल्यू आ रही है 66.666। अब ध्यान रखिए आर एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, क्योंकि ये लोअर और अपर लिमिट इसी तरह से नंबर वाइज ही इंक्रीज करती है समेशन ऑफ सीरीज में। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इसके हिसाब से हम इस सम को यहाँ पे ब्रेक करते हैं। जो इंटीग्रेशन होगा उसको भी ऐसे ही ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो 66 है इसके अबाउट ब्रेक करेंगे 0 से 66 तक। 66 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है 67, वहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब देखिए क्या है, अगर मैंने इसको -1 से इक्वेट किया है तो r = 66 तक यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, -1 से छोटी ही रहेगी, -1 से बड़ी रहेगी, सॉरी -1 से -1/3 के बीच में रहेगी। तो -0.33 से लेकर के -1 के बीच में रहेगी, और उसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी दैट इज बिटवीन -1 से -0.33 के बीच में, दैट इज -1/3 के बीच में, इसके बीच में रहेगी। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1। तो यहाँ -1 पुट कर देंगे, दैट सिंपल, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रीवियस इंटीजर -1 ही होगा। 66 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर है 67, वहां से लेकर के 99 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये -1 से तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये मैक्सिमम कितनी जा सकती है, यहाँ पे -1.32 तक जा सकती है -1 से। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -2, दैट इज प्रीवियस इंटीजर। तो यहाँ पे समेशन -2 आ जाएगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, -1 का इंटीजर 0 से 66 है, तो 67 टाइम्स -1 यहाँ पे आएगा, तो ये -67 हो जाएगा। और -2 जो है कितनी बार आएगा, 67 से 99 काउंट करेंगे 33 टाइम्स, तो -2 × 33, और दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और अगर इंटीग्रेशन का होता है तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं 0 से 66 माइनस 1 dx और 67 से 99 माइनस 2 dx। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल की सीरीज के एक्सपेंशन पे भी क्वेश्चन 2021 में आए, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं तो नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। इनका एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना चाहिए, ln1 प्लस एक्स, ln1 माइनस एक्स, e की पावर x। ये एक्सपेंशन लिमिट्स के क्वेश्चन में भी काफी यूज आते हैं और जेईई एडवांस में भी इनका यूज आता है। तो इसकी समेशन ऑफ सीरीज के बेस्ड क्वेश्चन 21 में ही आए हैं और वो भी 4 क्वेश्चन ही आए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी सीरीज को इन्वॉल्व करके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शंस को देख के आइडिया लग जाता है कि सीरीज यूज करनी है या नहीं करनी। अगर ऑप्शंस में ऐसा लिखा हुआ है कि आंसर में ई मेंशन्ड है, लॉग मेंशन्ड है, मतलब यही सीरीज वहां पे यूज आने वाली है, या तो ई की पावर एक्स या ई की पावर माइनस एक्स। और अगर ऑप्शन में ई की पावर 1 है तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपको फिर जनरेट करना होता है। तो ये हिंट होता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं यहाँ पे 2021 का, जिसमें ln1 माइनस एक्स की सीरीज का यूज आएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसका सम हमें निकालना था। ये जो सीरीज थी, ना तो ये एपी है या ना जीपी है ना एजीपी है। तो ऑप्शंस को नोटिस करके देखेंगे तो ln1 माइनस एक्स सब जगह लिखा हुआ है। तो मुझे पता है ln1 माइनस एक्स की सीरीज का हमें यूज करना पड़ेगा। तो वही थॉट प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं। तो ln1 माइनस एक्स की सीरीज ये होगी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, और यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। तो ये जो सीरीज है लिखी कैसे जाती है, ln1 प्लस एक्स की सीरीज में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4। तो इस तरह से वो सीरीज यहाँ पे बनाई जाती है। तो यहाँ पे इसको ही यूज करेंगे। तो अब इसको यूज करने का थॉट प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि हमें पता है हमें ये जनरेट करना ही है। तो उसका सबसे सिंपल थॉट प्रोसेस ये होता है, जो जनरेट करना है उसी पार्ट को आप ऐड और सबट्रैक्ट कर लीजिए। तो मैंने इसी को ऐड किया, इसी को सबट्रैक्ट किया। सबट्रैक्ट करने से ये फायदा हुआ कि यहाँ पे इसमें क्या जनरेट हो गया, दिस इज नथिंग बट ln ऑफ 1 माइनस एक्स। और ऑप्शंस में दिया हुआ था तो ये हमें जनरेट करना ही था, तो मैंने इसी को ऐड कर लिया कि वो जनरेट यहाँ पे हो गया। सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, ऑप्शन देख के ही पता लग गया। और ये जो बाकी पार्ट है इसको आप ऐड कर लीजिए। तो x अलग आएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर बाय 2 को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। 5/3 एक्स क्यूब और x क्यूब बाय 3 को ऐड करेंगे तो 2x क्यूब आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2x की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे x तो आ गया कॉमन, और इसमें से आपको दिख जाएगा 2x यहाँ पे कॉमन, 2x नहीं 2x स्क्वायर, तो ये आ गया कॉमन। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टिल इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट इनफाइनाइट जीपी। अब यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। तो ये आएगा a/1 माइनस आर, दैट इज 1/1 माइनस एक्स। फिर इन दोनों टर्म्स को क्लब कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो सिंप्लीफाई होके आपका ये आंसर में आ जाएगा जो आपका ऑप्शन में मैच कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस होता है। तो जो भी सीरीज होती है पहले तो वो सीरीज ध्यान होनी चाहिए, फिर ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस के हिसाब से वहां पे उतना पार्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जनरली क्वेश्चन सॉल्व और सिंप्लीफाई हो जाता है। इस तरह से हम इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व बाय लुकिंग एट द ऑप्शन। दैट इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा अब जो लास्ट सीरीज बच जाती है दैट इज एपीजीपी का सम। इस पे टोटल 13 क्वेश्चन आए हैं 62 में से। एपीजीपी की सीरीज का सम सिंपल होता है। सबसे पहले हम हमेशा यही चेक करते हैं, उसकी सीरीज में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सिंपल समेशन आपने पढ़ा ही होगा। एपी की सीरीज का सम, जीपी की सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। इसमें जीपी की एक पर्टिकुलर सीरीज है जो काफी 2 बार पूछी गई है स्पेसिफिकली। अगर मैं बोलूं जिस तरह की सीरीज आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी, 6, 66, 666, इस तरह की जो सीरीज होती है वो भी आपने पढ़ी होगी, उसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 2 बार क्वेश्चन उस पर आया, इस तरह का क्वेश्चन फिर से भी रिपीट हो सकता है। तो सबसे ट्रिकी पार्ट सिर्फ यही था। इसके अलावा एपीजीपी की सीरीज सिंपल ही होती है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जीपी की सीरीज में हम ध्यान रखते हैं उसकी जनरल टर्म a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1 होती है, तो उसमें जो वेरिएबल पार्ट होता है पावर में होता है। तो कोई भी सीरीज का सम आपको ऐसे दिख रहा है जिसमें पावर चेंज हो रही है तो मोस्टली वो क्या होगी, जीपी की सीरीज वहां पे फॉर्म होने के चांसेस है। तो ये हमारा सम ऑफ सीरीज जो है पूरा हमने यहाँ पे देख लिया, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बारी बारी रिपीट होते हैं, जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखने चाहिए। तो इसमें टोटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से 38 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट मेजर वेटेज इसी का ही रहता है। तो बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n/2 2a + n - 1 × d n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
और nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ लिए होंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ सकती है, मिडल टर्म निकालने का भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उसके लिए भी नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ऑब्जर्व किया है कि टू लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स फॉर्म होती है इक्वेशन, उसका भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और उसमें कई बार ऐसा भी होता है एक ही इक्वेशन होती है और दो वेरिएबल होते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, उसको कैसे आपको ध्यान रखना है। 3 टर्म्स ऑफ एपी आपको पता होने चाहिए, 5 टर्म्स ऑफ एपी में भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं इसके ऊपर 19 क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं आउट ऑफ 38, तो 50% क्वेश्चन तो इसमें इजी ही थे, मुश्किल नहीं थे। इस पार्ट को अब हम कवर करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और 3 टर्म्स ऑफ एपी और 5 टर्म्स ऑफ एपी को मैं कैसे ध्यान रखता हूँ डिफाइन करना, कि जो मिडल टर्म है उसको ए मान लीजिए, उसके बाद में आगे 2 टर्म चले जाइए, पीछे 2 टर्म, तो 5 टर्म्स हो गई। इसमें आगे 1 टर्म और पीछे 1 टर्म, तो 3 टर्म्स हो गई। इसमें अच्छा ये रहता है क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में 3 टर्म्स एपी में सम दिया होता है, तो इनका सम 3a आएगा, इनका सम आएगा 5a, उससे आपकी a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है इक्वेशन से। तो देखेंगे अब हम कुछ क्वेश्चन, तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन, इसमें मैं बताऊंगा किस तरह से 2 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे बात करी हुई है 2 एपी की, एक एपी हमारी ये है और एक एपी है हमारी A1 से AN, 2 एपी हमें दी हुई है। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी नंबर 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस d मान लेंगे, तो इसका कॉमन डिफरेंस है d+2। और ये जो पहले वाले एपी है उसके कंपैरिजन में जो सेकंड वाली एपी है उसकी 2 टर्म्स दी हुई है। इस तरह से 2 इक्वेशंस हमें लीनियर यहाँ बनानी पड़ेगी कि 48 टर्म क्या होगी A1 + 39d, ये 100 टर्म होगी A1 + 99d। इस तरह से क्वेश्चंस में 2 लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई होती है। और यहाँ पे इसके लिए लिखा हुआ है B100 = A70, B100 क्या होगा B + 99d, क्योंकि यहाँ पे 99 आएगा, d की जगह आएगा d+2, कॉमन डिफरेंस d+2 है, और इसकी 70th टर्म आएगी A1 + 69। अब इस तरह से 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है। कई बार तो क्या होता है दोनों के दोनों क्या होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टर्म हमें दी हुई होती है। कई बार क्या होता है यहाँ पे टर्म दी हुई होती है कि 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है, नीचे भी 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है, ऐसे 2 इक्वेशन बन सकती है। कई बार एक इक्वेशन तो टर्म से बनती है, दूसरी इक्वेशन सम ऑफ टर्म से भी बनती है, बट बनती 2 ही लीनियर इक्वेशन है। और उनको सॉल्व करने का तरीका होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, a निकालेंगे, a एलिमिनेट करेंगे, d निकालेंगे, फिर d की वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे। ऐसी कैलकुलेशन करनी होती है, सिंपल लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। इस पे आपको काफी क्वेश्चन दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर में, कम से कम 8-9 क्वेश्चन तो हैं आउट ऑफ दोज 19 क्वेश्चन। तो ये काफी एक कॉमन तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन होती है। उसके बाद में तो हमारी जो वैल्यूज आ गई है, d की हमारी -4 आ गई है और A1 की -3 यहाँ पुट करके जो क्वेश्चन में B1 निकालना है वो हम इवेलुएट कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया सिंपल। इसमें हमने देखा कि 2 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स का एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज ऑफ एपी। अगर 3 टर्म्स एपी में दी हुई हैं, 5 टर्म्स एपी में दी हुई हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें A1 से A5 5 टर्म्स हमें एपी में दी हुई है, कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन में जब भी लिखा होता है ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 है, तो ध्यान रखिए इसका मतलब ये है आप जब सॉल्व करेंगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लेस देन 2 भी एक आएगी ही आएगी, उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, इसीलिए क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। इसके अलावा दिया हुआ है सिग्मा ऑफ AI = 30, मतलब 5 टर्म्स का जो सम है A1 से A5 दैट इज इक्वल टू 30। अब 5 टर्म्स हम एपी में कैसे लेते हैं, जो मिडिल टर्म है उसको a मानते हैं, उसके बाद में जो लेफ्ट में टर्म लेते हैं a-d, राइट में लेते हैं a+d, फिर उसके बाद में एक लेफ्ट में और जाते हैं a-2d और एक राइट में और जाते हैं a+2d। तो जो हमारी मिडल वाली टर्म है उसको a लेना है, उसके आगे कॉमन डिफरेंस d आगे जाएंगे, 2 टर्म 2 पीछे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि जब आप सम ऑफ टर्म्स करेंगे यहाँ पे तो 2d कैंसिल, dd कैंसिल, ये 5a आ जाएगा, उससे a की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 6। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो 5 टर्म्स है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल d ही रह जाएगा, a हमें यहाँ पे पता लग जाएगी मिडल टर्म, क्योंकि नेक्स्ट जो इक्वेशन है जनरली इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड दी होती है, दिस इज 3840, तो यहाँ पे a की जगह 6 पुट कर देंगे, 6 - 2d 6 - d 6 6 + d 6 + 2d। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो 6 है इससे आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं,
6 6 जा 36, 2 बचेगा, 6 4 जा 24 और 640 ये आ जाएगा। उसके बाद में आपकी जो रिमेनिंग टर्म्स बचेगी उसमें आपको दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, 6 माइनस 2d 6 प्लस 2d के साथ क्लब हो जाएगा 36 माइनस 2d का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 माइनस डी 6 प्लस डी के साथ क्लब होके ये कंबाइन हो जाएगा। ध्यान रखिए ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि कैलकुलेशन स्टेप भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। इसको इसके साथ क्लब करेंगे, इसको इसके साथ क्लब करेंगे तो उससे क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा, और जो डी स्क्वायर है फिर वहां पे उसमें एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं डी स्क्वायर को टी पुट करके। तो इससे यहाँ पे टी में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसको आप आसानी सॉल्व करके टी निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली टी की 2 वैल्यू आएगी, मतलब डी स्क्वायर की 2 वैल्यू आएगी, और जिसमें डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 से ज्यादा वही आपको वैल्यू लेनी है, उससे फिर आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि डी स्क्वायर आ जाएगा तो डी आ जाएगा, फिर आप ये a1 और a5 आसानी से निकाल सकते हैं और उसका प्रोडक्ट आसानी से आप इवेलुएट कर सकते हैं। तो 5 टर्म 3 टर्म्स कैसे लेने होती है ध्यान रखेंगे, मिडिल टर्म को ये मान के आगे डी और डी सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हुए आप टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गए सिंपल एपी बेस्ड क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन इसी टाइप के प्रीवियस ईयर में दिखेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन प्लस माइनस करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन फॉर्म नहीं होती, एक ही इक्वेशन फॉर्म होती है बट वेरिएबल 2 होते हैं। वैसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, 9 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको दिखेंगे, बट ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। एक ही इक्वेशन से दूसरा जो आंसर हमें निकालना है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे। 21 का ये क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन S1 लिखा है, सम ऑफ 4 n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन S2 लिखा है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 2d, यहाँ 2n ले लिया, यहाँ 4n ले लिया। S2 माइनस S1 दिया हुआ है 1000, तो यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप यहां अगर नोटिस करेंगे तो 2 से 4n कैंसिल, यहां बचेगा 2n, और यहां से ये कैंसिल, यहां बचेगा n। फिर अब हम यहां पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे मैंने इसमें क्या किया, 2 को अंदर ले गया, क्योंकि जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं इस तरह से करूंगा कि n यहाँ कॉमन आ जाएगा और अंदर वाले पार्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे S2 माइनस S1 अगर मैं करूंगा तो ये 2a आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6n माइनस 1d आएगा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। एक ही इक्वेशन देखिए यहाँ पे दी हुई है। पहले हमने क्वेश्चन देखा था 2 इक्वेशन थी, a 100 दिया हुआ था, a 40 दिया हुआ था, ऐसे करके यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है। इस एक इक्वेशन में देखो वेरिएबल एक से ज्यादा ही है, यहाँ पे a भी है, n भी है, d भी है, 3 वेरिएबल है, तो सॉल्व हम नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन में पूछा है वो डायरेक्टली सॉल्व होगा। देखिए कैसे, सम ऑफ फर्स्ट 6 n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d। तो जब भी ऐसा होता है तो आप नोटिस करेंगे कि एक ही इक्वेशन अगर कभी भी फॉर्म हो रही है तो वो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है कैसे भी करके जो आपको इवेल्युएट करना है उसमें फॉर्म होगा। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ फॉर्म हो गया, इसकी वैल्यू आप 1000 पुट करके अब आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, 3000 आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, एक ही इक्वेशन बन रही है, एक से ज्यादा वेरिएबल है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो फाइनल इवेल्युएशन होगा उसमें डायरेक्टली बनेगा, इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा। तो ये है सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप, जिसको देख के कभी भी घबराना नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में आता है, काफी कॉमन है, दैट इज आपको रेशियो ऑफ सम दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टर्म्स निकालना है, रेशियो ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, रेशियो ऑफ सम निकालना है। इसको भी सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। जेईई 21 का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे रेशियो ऑफ सम दिया हुआ है 2AP का 100/p²। तो आपको रेशियो ऑफ टर्म्स निकालना है A11 और A10। तो यहाँ पे ये रेशियो लिखा हुआ है, A11 और A10 का रेशियो क्या होगा, A1 + 10d या A + 10d और A + 9d। ये मैंने लिख लिया, ये रेशियो हमें निकालना है, और यहाँ पे ये रेशियो लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने A मान लिया है ताकि मैंने A की टर्म्स में लिखा एक्सप्रेशन, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने D मान लिया है। इस तरह से मैंने ये रेशियो लिखा है। तो यहाँ पे अगर 10 टर्म्स का लिखेंगे सम, तो 10/2 2a प्लस n 10 - 1 into d। ये p टर्म्स का सम है तो p/2 2a प्लस p - 1 into d। ये आ जाएगा 100/p²। अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो टर्म कैंसिल होगी, p से p² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ रेशियो आएगा 2a + 9d अपॉन 2a प्लस p - 1 into d इक्वल टू 10/p। तो ये काफी कॉमन टाइप है क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन तो 3 ही आए हैं, लेकिन इस पे जेई मेन में भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिखेंगे, AIEEE में भी आए हैं, जेई IIT के पेपर में भी जेई स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आए हैं, NCERT में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जब आपको एक रेशियो दिया हुआ है, एपी में ही जनरली क्वेश्चन होता है, दूसरा रेशियो आपको इवेल्युएट करना होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं फटाफट, वो तरीका हम यहाँ पे देखते हैं।
तो उसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे जो भी रेशो आपको दिया हुआ है और जो रेशो निकालना है उसमें सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करिए। उसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है और यहाँ पे a लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a का कोफिशिएंट सेम बनाता हूं, हमेशा मैं ऐसे ही प्रोसीड करता हूं। तो इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि ये वाला जो पार्ट है दोनों रेशो में सेम आ जाए। दोनों रेशियोज को सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जो a वाला पार्ट है उसका कोफिशिएंट सबसे पहले हम करवाते हैं मैच। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये रेशियो जनरेट करते हैं। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल पार्ट है एक रेशियो के अंदर उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है, p-1, तो p-1 की जगह हम क्या पुट करें कि हमारा 20 जनरेट हो जाए और 18 जनरेट हो जाए। दैट इज आवर थॉट प्रोसेस। इन जनरली तो क्या होता है, इस रेशियो में जब डायरेक्टली हम पुट करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया गया था, इसमें 2 बार वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। जैसे p-1 है, इसकी एक बार वैल्यू मैं पुट करूंगा, दैट इज इक्वल टू 20 पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे जो 2a + 20d है वो यहाँ जनरेट हो जाएगा। वो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन जनरेट करने में डायरेक्टली हेल्प करेगा आंसर निकालने में। और एक बार मैं p-1d की वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज इक्वल टू 18, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये 2a + 18d भी तो जनरेट करना है। दैट इज द बेसिक थॉट प्रोसेस। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहले क्या करेंगे, a का कोफिशिएंट मैच कराएंगे और जो d का कोफिशिएंट है उसमें वेरिएबल की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि ये वहां पे कोफिशिएंट जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 20 पुट करूंगा मतलब p की जगह 21 और एक बार p की जगह 19 पुट करूंगा, तो ये 2 रेशियो जनरेट हो गए। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है 2a + 9d, ये वाला यहाँ पे कॉमन है दोनों में, और मुझे जिसका रेशियो चाहिए वो चाहिए 2a + 20d और 2a + 18d। तो ये जो अगर इक्वेशंस 1 और 2 बोल लूंगा, अगर मैं 2/1 कर दूंगा तो यही रेशियो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और राइट साइड में अगर आप करेंगे तो वो रेशियो का आपका आंसर होगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सिंपल तरीका यह है, एक रेशियो से दूसरे रेशियो जनरेट करना होता है। ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी लगते हैं लेकिन इजी तरीका होता है। a को कोफिशिएंट मैच कराएंगे, फिर जो d का कोफिशिएंट उसमें जो वेरिएबल पार्ट है उसमें वेरिएबल के ऐसे वैल्यू पुट करेंगे कि दूसरे रेशियो के जो d के कोफिशिएंट है वो जनरेट हो जाए, और उससे जो राइट साइड वाला पार्ट है जनरली उससे आपका आंसर आ जाएगा, या तो डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे, इस तरह से, या फिर डायरेक्ट भी कई बार आंसर आ जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में से, और इसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही जनरली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसीलिए सीक्वेंसेज इन सीरीज क्या है, एक इजी टॉपिक हो जाता है। इसमें जो बेसिक फॉर्मूले जो आपने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला और जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला a/1 - r है, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज लेस देन 1 होता है। तो उसमें r पे कंडीशन होती है कि r की वैल्यू लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन -1 होती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बनाया जाता है इनइक्वालिटी बेस्ड, ऑप्शन में ऐसा कुछ है, तो उसके क्वेश्चन में यही इनइक्वालिटी एक है जिसको जनरली यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड। जेमेन 2018 का क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है बी द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी हुज सम इज 5 देन बी लाइज इन द इंटरवल। तो लाइज इन द इंटरवल मतलब इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इनफाइनाइट टर्म्स का क्वेश्चन है तो यही इनइक्वालिटी का यूज आता है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ n टर्म्स लिख सकते हैं, दैट इज इनफाइनाइट टर्म्स लिख सकते हैं 5। तो 5 हो जाएगा b/1 - r। अब हमें पता है कंडीशन किस पे होती है, r पे होती है, तो हम r की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे b के टर्म्स में। इससे b में एक इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो r की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, b/5 = 1 - r। r की वैल्यू आ जाएगी 1 - b/5, और उसी पे कंडीशन लगाएंगे कि ये वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में है। अब आप इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। इस तरह से इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है उस पर्पज से। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं। इनफाइनाइट टर्म्स का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो 21 में आया। तो यहाँ पे लॉग की सीरीज दी हुई है, यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये जो पावर है आगे आ जाएगी 1/3, 1/9 और यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे log 10x कॉमन आ जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट जीपी ही फॉर्म हो रही है। मोस्टली इनफाइनाइट टर्म्स में अगर log का क्वेश्चन है तो इनफाइनाइट जीपी ही होती है, या फिर जैसा मैंने बताया था इनफाइनाइट एजीपी भी हो सकती है जिसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, a/1 - r सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये वैल्यू आएगी 3/2 log 10x, ये वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 2y = 3 log 10x।
और क्वेश्चन में x और y ही निकालना है। तो यहां से तो एक इक्वेशन बन गई, दूसरी यहां से बनाएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा नीचे दैट इज 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा 2 ब्रैकेट में दैट इज 1 + 2 + 3 अप टिल y, यहाँ पे भी 1 + 2 + 3 अप टिल y, जो कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा बाहर। ये 4/log 10x है, log 10x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10⁶ जो x इवेल्युएट करना था, और ये वैल्यू अगर आप 6 यहां पे पुट कर देंगे तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर थे ऑप्शन में दिया हुआ था, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज के समेशन पे इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे इसकी केस में। नेक्स्ट है यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज सिंपल टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे मैंने एपी में बताया था 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन करके। जीपी में क्या होता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं रेशो लेके सॉल्व करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में पुट करके। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि उसका तरीका क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें जो था डी, मैंने आपको बताया था एपी में, जिसमें कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 2 दिया था, वो इसीलिए दिया हुआ था। कभी भी इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ध्यान रखिए मतलब आर की जो कॉमन रेशियो की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, इसका ये मतलब होता है। तो जो भी आर सॉल्व करेंगे वो 1 से बड़ा आना चाहिए, दैट इज। नेक्स्ट है यहाँ पे सम ऑफ सेकंड एंड 6th टर्म इज 25/2, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड 5th टर्म इज 25। तो सेकंड और ये हो गई 6th टर्म ar⁻n-1 से, ये हो गई थर्ड और 5th टर्म। तो यहाँ पे इसमें हमारी बन गई हैं ये 2 इक्वेशन। इस तरह से 2 इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने आपको एपी में अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ऐसे जीपी में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जीपी में जनरली हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में पुट करके। तो उसका तरीका क्या है, यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए 25/2 r + r⁻5, और वो जो वैल्यू आएगी आपकी ए की वो आप यहां पे दूसरे में पुट कर दीजिए। इस तरह से आप स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, 25/2 r + r⁻5। या फिर मैं इसको बोलता हूं ये जो दोनों इक्वेशन इसको कैसे भी करके रेशो ले लीजिए और उसमें से एक वेरिएबल कैंसिल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर ए आर कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए आर कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे a² जनरेट हो रहा है और r की पावर 6 जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रेशो लेने का सोचूं भी तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसका और इसका यहाँ पे रेशो ले लूंगा जिससे a² कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी हम सॉल्व करने का सोच सकते हैं, एक ही तरीका है। या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि a² r की पावर 6 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ a² r² और r की पावर 4, और ये जो a² r² की वैल्यू है वो मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। इसको हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में और इससे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी हम यहाँ वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। इस तरह से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उससे यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। तो अब आगे हम इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। तो अब आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है क्योंकि हमें दिख रहा है पूरी इक्वेशन में r की पावर 4। तो r की पावर 4 को अगर आप t पुट कर देंगे तो पूरी इक्वेशन t में बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक। इस तरह से मैंने एपी में भी क्वेश्चन बनाया था जिसमें बताया था d² को t पुट करके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के हिसाब से। उससे t की वैल्यू 4 लेंगे क्योंकि लेस देन 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उससे हमारा r⁻4 की वैल्यू आएगी। फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा है आप आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में दिखेंगे उसमें एपी और जीपी कंबाइन करके जनरली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें जो टर्म्स होती हैं कुछ एपी में भी होती हैं और उसी में से कुछ टर्म्स जीपी में भी हो सकती हैं, या एपी के टर्म्स में कुछ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि वो जीपी बन जाती है, जीपी के टर्म्स में कुछ किया जाता है जिससे वो एपी में चेंज हो जाता है। ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में अराउंड 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था सिंपल जीपी का क्वेश्चन होता है, सिंपल एपी का क्वेश्चन था। तो सिंपल एपी में मैंने 3 टर्म्स कैसे ली थी, a - t a + d, और 5 टर्म्स मैंने उस तरह से ली थी। सेम तरह से सिंपल जीपी का अगर क्वेश्चन है उसमें 3 टर्म्स आपको लेनी है तो आप ऐसे ले सकते हैं, सेंट्रल टर्म a और आगे वाली टर्म a r हो जाएगी, पीछे वाली टर्म a/r हो जाएगी। ऐसे आप 3 टर्म्स ले लेंगे। और 5 टर्म लेनी है तो a/r और यहाँ a/r² और यहाँ ar², ऐसे आप 5 टर्म ले लेंगे सिंपल जीपी की अगर टर्म्स होती हैं तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में एपी और जीपी जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो हम नॉर्मली जीपी के टर्म्स ऐसे ही लेते हैं, फर्स्ट टर्म a, सेकंड ar, फिर ar², ar³ एंड सो ऑन। जो नॉर्मल तरीका होता है वैसे ही सॉल्व करते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, इस तरह से कैलकुलेशन कम होती है। तो यहाँ पे अब इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर होगी। जैसे देखिए यहाँ पे 21 का ये क्वेश्चन है, ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स इंक्रीजिंग जीपी में है, कॉमन रेशो r है। इफ द मिडल टर्म इज डबल,
देन द न्यू नंबर्स आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस टी। ये है, ये काफी कॉमन है, 3 टर्म्स एपी में है, 3 टर्म्स जीपी में है, उसमें कुछ चेंज किया तो नई टर्म्स एपी में होगी। दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 15 में से अराउंड 6-7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको इसी टाइप के ही दिख जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे अब 3 टर्म्स की बात हो रही है, बहुत सारी टर्म्स तो है नहीं, तो उसके केस में मैं जीपी की टर्म्स ए बाय आर, ए और ए आर भी ले सकता हूँ, या ए आर और ए आर स्क्वायर भी ले सकता हूँ। कैसे भी करिए सेम ही आंसर आएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कब ये लेना है, कब वो लेना है, इसमें मत घबराइए, आप दूसरे तरीके से करेंगे उससे भी वही आंसर आएगा। अब यहाँ पे इन टर्म्स में मैंने क्या किया है, मिडिल टर्म डबल कर दी, तो ये वाली टर्म्स हो जाएंगी एपी में। दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप, जीपी की टर्म्स एपी में चेंज आती है, एपी की टर्म्स जीपी में चेंज आती है बाय डूइंग सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। तो अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 3r स्क्वायर और कॉमन डिफरेंस डी से हमने डिफाइन किया है। तो आर स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब आर भी निकालना है, डी भी निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमारी फोर्थ टर्म अगर 3r स्क्वायर ऑलरेडी दी हुई है, तो ए आर और ए आर स्क्वायर, ये भी एक रीजन था कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी ए अपॉन आर लेने का, ये भी एक रीजन था, क्योंकि उससे आप ए की वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हैं, ए आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये हमें यहाँ पे पता लग गया। फिर हम एपी की कंडीशन लगाएंगे, सेकंड टर्म का 2 टाइम्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यही होता है यहाँ पे एपी का एक्सप्रेशन। तो 4a इक्वल टू ए बाय आर प्लस ए आर। अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो जो ए की टर्म है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो आर में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जिसको सॉल्व करके आप एपी की जो एक्सप्रेशन से कॉमन रेशियो आर निकाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे, आर की 2 वैल्यू आएगी, 2 प्लस माइनस √3, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये मैंने जीपीए में बताया, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इसीलिए 2 प्लस √3 लिया है। फिर अब हमारा सिर्फ बच जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ए आर माइनस 2a। तो आर की वैल्यू तो हम बाद में पुट करेंगे, ए की वैल्यू अगर हम पहले यहाँ पुट कर दें 3, तो ये 3r आ जाएगा और -6। अब आर की वैल्यू आप 2 प्लस √3 पुट कर दीजिए, तो कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा 3√3। ये पता लग गया। अब आर स्क्वायर माइनस डी निकालना है, वो आप इवेल्युएट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉमन टाइप क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में और भी दिखेंगे, जेईई मेन 21 में भी इसका एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जेईई मेन 2016 का। ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे 2019 तक, उसके बाद में मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे कि एक ही सीरीज ऑफ नंबर है, उसी में कुछ पार्ट एपी में है, कुछ पार्ट जीपी में है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ABCD 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ABC जो है और 1/C 1/D 1/E बोथ AP में है, और BCD किस में है, GP में है। तो ABC AP में है और CDE यहाँ लिखना चाहता तो वो लिख देता HP में, क्योंकि 1/C 1/D 1/D E उसका मतलब AP में ही होता है। लेकिन वैसे क्वेश्चन वो नहीं बनाता है, HP वर्ड वो नहीं यूज करेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में दिखेंगे जिसमें 1 अपॉन लिख के वो लिख देगा कि वो AP में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर लिखा हुआ है BCD GP में है। तो मैंने आपको बताया जब कुछ भी दिया हुआ है इस तरह से, ये 3 GP की टर्म्स है, तो आप B, BR और BR स्क्वायर ऐसे ही मान के स्टार्ट करिए क्वेश्चन को, कैलकुलेशन उसी से आसान होती है। तो इसको B मान लेंगे, इसको BR स्क्वायर। जनरली 3 टर्म्स मैं यही मानता हूँ GP की, आप चाहें तो B अपॉन R, B और BR भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा यहाँ पे कि कैलकुलेशन फिर हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं स्टैंडर्ड तरीके से ही हमेशा चलता हूँ। तो ये 3 टर्म्स मैंने मान ली। नेक्स्ट कंडीशन है ABC AP में है, तो 2B इक्वल टू A प्लस C, A हमारा है A, C हमारा BR है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। फिर 1/C 1/D 1/E AP में है, तो 2 टाइम्स 1/D इक्वल टू 1/C प्लस 1/E, ये इक्वेशन हमारी बन गई। इससे अब हमें चेक करना है कि ACE, ABE, ABE और AC AP में है या GP में। तो हमेशा ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कुछ इवेल्युएट नहीं करना, चेक करना है। तो जो चेक करना है उसमें देखिए कॉमन पार्ट क्या है। कॉमन पार्ट अगर आप देखेंगे तो हर में क्या है, A और E है, यहाँ पे भी क्या है, A और E है, यहाँ पे भी क्या है, A और E है, यहाँ पे भी क्या है, A और E। तो A और E को ही चेक करना है, किसके साथ में, या तो C के साथ में या B के साथ में, D का कोई लेना देना नहीं, ये हमारा क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, A और E की ही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, किसकी टर्म्स में, या तो B की टर्म्स में या C की टर्म्स में, ताकि उसको हम चेक कर सके। तो यही हमारा थॉट प्रोसेस है। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो E की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, कैसे, क्योंकि D की वैल्यू पता है BR स्क्वायर पुट कर देंगे और C की वैल्यू हमें पता है BR पुट कर देंगे। तो E की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि E निकालने पे फोकस होना चाहिए, वो आ जाएगा आपका BR स्क्वायर अपॉन 2 माइनस R। फिर अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं A की वैल्यू, क्योंकि A और E तो निकालना ही है। फिर उसी के साथ में फिर हम चेक करेंगे B और C को।
तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 2b माइनस बी आर, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे भी निकाली, b कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय b। अब हमें चेक करना है a प्लस ई बाई टू, या तो वो b आना चाहिए या वो c आना चाहिए अगर ap है। तो a प्लस ई बाई टू करेंगे तो आपको दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, वो b तो बन नहीं रहा ना c बनेगा, दैट इज इक्वल टू बी आर। तो अब हम चेक करेंगे जीपी के लिए a मल्टीप्लाइड बाई, तो इनका प्रोडक्ट आप लेंगे तो देखिए 2 माइनस आर से 2 माइनस आर कैंसिल, और a मल्टीप्लाइड बाई ई जो है यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट c का स्क्वायर ये आ रहा है, इसी का स्क्वायर है, तो a इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो a सी ई किसमें है, जीपी में है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि ऑप्शंस पे भी हमेशा ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन करनी किस तरह से है, ये भी चीज मैंने सम ऑफ सीरीज में भी आपको log ऑफ 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन में बताया था, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन पहले आपको दिख जाएंगे, दैट इज अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आपको 2019 से पहले दिखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज एएम और जीएम, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिंपल एरिथमेटिक मीन आपको पता होगा, एबीसी अगर एपी में है तो बी को एरिथमेटिक मीन ए और सी का बोलते हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन ए बी और सी से क्या होता है, बी ज्योमेट्रिक मीन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखते हैं, या बी इक्वल टू ए सी की पावर हाफ। अब इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो एएम जीएम इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी होती है, या फिर क्वेश्चन बनाए जाते हैं किसी नंबर्स के बीच में आपने एएम्स और जीएम्स इंसर्ट कर दिए हैं, या फिर एएम और जीएम में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जेईई 2020 का, एम एरिथमेटिक मीन्स और 3 ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर में इंसर्ट किए गए हैं, 2 नंबर हैं 3 और 243, एम एरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एम टर्म्स है और 3 और 43, 3 और 243 ये किस में है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका ये मतलब होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन 3 इंसर्ट किए गए हैं, तो G1 G2 G3 लिख दिया, इसका मतलब ये जो पांचों टर्म है ये एक जीपी फॉर्म करते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिए इसका यही मतलब होता है, ये 5 टर्म जीपी में है और ये जितने भी टर्म्स हैं m+2 तो ये है एपी में, इसका ये मतलब होता है। फोर्थ एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, तो जो A4 है वो यहाँ पे सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, G3 के नहीं G2 के वो बराबर है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें निकालनी है m की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो सिंपल इक्वेशंस क्या बना सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको हम a बोल देते हैं, फिर ये हमारी फोर्थ टर्म है, फोर्थ नहीं फिफ्थ टर्म है क्योंकि स्टार्टिंग से AP की बात करेंगे, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, अगर कॉमन डिफरेंस इसका मैंने d मान लिया है, ये हमारी हो जाएगी लास्ट टर्म, तो दैट इज m+2th टर्म, तो a प्लस m+2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि m+2 टर्म्स हो जाएंगी, ये a है तो ये AR होगा, तो ये AR स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा AR रेज़ टू पावर 4। तो अब हम इक्वेशंस बना सकते हैं कांस्टेंट से, a की वैल्यू तो 3 है, a प्लस 4d किसके बराबर है, G2 के बराबर, दैट इज AR स्क्वायर, तो 3 प्लस 4d a की वैल्यू 3 है तो 3R स्क्वायर के बराबर है, ये इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस m प्लस 1d इक्वल टू 243, a की वैल्यू 3 पुट कर दी, लास्ट इक्वेशन ये AR रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 243, यहाँ पे भी वैल्यू 3 पुट कर दी। अब इन तीनों इक्वेशन से हमें निकालना है, क्वेश्चन हमारा ये है, तो सबसे सिंपल इक्वेशन ये दिख रही है, r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r की पावर 480 बनाएगा, r की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, फिर ये जो r की वैल्यू 3 आ गई है यहाँ पुट कर देंगे तो d आ जाएगा, तो उससे d आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 6, और d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो उससे m आ जाएगा जो इवेलुएट करना है, सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 39। तो ध्यान रखिए जितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे उतनी सारी टर्म्स मिला के एपी में हो जाएंगे, जितने ज्योमेट्रिक मीन है उतनी सारी टर्म्स मिला के जीपी में, ऐसे हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एएम जीएम इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, जिसपे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, 3 पॉजिटिव नंबर्स के लिए, 3 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का हिंट यही होता है, किसी भी क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, और 2 से ज्यादा वेरिएबल अगर कभी भी है A B C D, मैंने जनरली 3 के लिए देखा गया है, वो एग्जाम में काफी कॉमन है, 3 नंबर्स हैं 3 वेरिएबल है, उसके लिए अगर कभी भी मैक्सिमम वैल्यू बेस्ड या इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर्स, तो एएम जीएम इनइक्वालिटी को यूज जनरली करना ही होता है। जैसे 3 नंबर से ABC के लिए लिखेंगे तो उसके लिए लिखा जाता है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, a प्लस b प्लस c बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट की पावर 1/3, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। और यहाँ पे जीएम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन भी होता है, बट इसका यूज मैंने नहीं देखा अभी तक तो कोई प्रीवियस ईयर में।
हार्मोनिक मीन होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपॉन 3। दैट इज हार्मोनिक मीन का मतलब होता है जो टर्म्स 1/a है, 1/b है, 1/c है, इसका एरिथमेटिक मीन निकालिए और उसको 1 में लिख दीजिए। दिस इज कॉल्ड दी हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए होगी, और एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तब इक्वल होते हैं जब सारे के सारे नंबर इक्वल होते हैं। यही कंडीशन होती है। तो उसके केस में हम लगाते हैं a = b = c होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कभी भी 3 नंबर्स में रिलेटेड अगर आपको एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ अगर इक्वल दिए हुए तभी पॉसिबल जब तीनों नंबर इक्वल होंगे। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे इसको समझने के लिए। 2017 का क्वेश्चन है, 3 नंबर एपी में है, तो b = a + c/2 आ जाएगा, abc = 8 दिया हुआ है, और इन दोनों से हमें यहाँ पे निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ b। तो देखिए 3 वेरिएबल हैं a, b और c, एक वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड क्वेश्चन, पॉजिटिव नंबर है, तो इतने सारे हिंट हैं एवीएम जीएम इनइक्वालिटी यूज करने के। तो इनइक्वालिटी बी में बनानी है क्योंकि उसी में चाहिए। तो a + c/2 क्या है, a और c का एरिथमेटिक मीन, तो a और c में ही लगा देते हैं फिर हम यहाँ पे am > gm, ताकि उसमें b में इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो a + c/2 लिखेंगे इज > ac की पावर हाफ, यहाँ b पुट कर देंगे, ac की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे जो हम इधर एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, वो भी b के टर्म्स में आ जाएगी, दैट इज = 8/b। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन b में आ जाएगा √a/b। यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, या b रूट भी लिख सकते हैं 8, तो स्क्वायर करने पे आएगा यहाँ पे दैट इज b³ = 2 की पावर 3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी b > 2। स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी में तभी कर सकते हैं जब पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आ गया। तो b > 2 है, मतलब b की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, दैट इज = 2। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो AMG इनइक्वालिटी कैसे अप्लाई करा, क्वेश्चन में ही हिंट होता है, थोड़ा सा उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 2020 का, फंक्शन f(r)(r) सच दैट ये वैल्यू और ये वैल्यू AP में है, तो fx आ जाएगा यहाँ पे this + this/2, या लिख सकते हैं 2fx = this + this, ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो AMGM इनइक्वालिटी और किस में लगाया जाता है, ऐसे एक्सप्रेशंस में जो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो उसके केस में मैक्सिमम मिनिमा कब होता है, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2x, 3x, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसमें हम AMGM लगाने का सोच सकते हैं। क्यों लगाने का सोच सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं a⁻x और a⁻−x की फॉर्म में, तो इसमें अगर आप लगाएंगे दिस इज AM और इसको > GM करेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, जिससे हमें फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी a⁻0 दैट इज 1, तो ये वैल्यू आएगी > 1। तो इससे हमें इसके एडिशन की > वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। और मिनिमम के केस में जब भी हमें दिख रहा है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर पावर में x और -x दिख रहा है तो उसमें क्या होगा, जब GM आप लेंगे तो वो टर्म कैंसिल हो जाती है, इसीलिए फायदा होता है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना चाहिए AMGM का यूज आता है। या फिर ऐसे तो एक्सप्रेशन में जैसे sin²x है और cos(x²x) है, इसमें भी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे मतलब इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे 2x और 2⁻−x दिखा, तो मुझे दिख रहा है इसमें AMGM लगा सकता हूँ, इसमें भी AMGM लगा सकता हूँ, तो इसको मैंने लिख लिया 2 कॉमन लेके, तो 2x और 2⁻−x आ गया। फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बाहर लिख सकता हूँ, और ये बन जाएगा यहाँ पे 2x + 2⁻−x, जिसमें हम AMGM इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लगाई। तो ये वैल्यू क्या आ रही, > 2, तो ये वैल्यू आएगी > 2। फिर जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इसमें भी क्या आएगा, ये भी आएगा > 2। अब इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों > 2 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब दोनों की मिनिमम वैल्यू आप ऐड करेंगे, और दोनों की जो मिनिमम वैल्यू 2 है सेम वैल्यू ऑफ x पे एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने बताया आपको =2 कब होगा, AM = GM, जब यहाँ पे जो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, 2x = 2⁻−x, मतलब x = -x, तो यहाँ पे आएगा x = 0। x = 0 पे ही क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ x पे एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस इज > 2 × 2 दैट इज 4 + 2 6 से > होगा, और 2 × fx इज > अगर ये हो जाएगा दैट इज 6, तो fx हो जाएगा > 3, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो ध्यान रखेंगे एनजीएम इनइक्वालिटी में a की पावर x, a की पावर माइनस x, ये काफी कॉमन एक्सप्रेशन है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया, सीक्वेंस सीरीज का कंप्लीट रिवीजन, और हमने पीवाईक्यू पोस्टमार्टम एनालिसिस यहाँ पे कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इससे आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन इंप्रूव करे, तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।